हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 को लेकर के। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन ही सिर्फ किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, क्रिप्टोक्रिटिज्म क्या होता है और ऑर्किडेक्टोमी क्या होती है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिमिलर पढ़ाया जाएगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आपको मैथुन के बारे में बताया जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, देन आपको उसका विकास पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखेंगे, इसे 3 क्लासों में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सिमिलर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसे भी 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 को लेकर के। ये है ना, तो आज की क्लास के जो अपने मेन टॉपिक है वो आपके सामने मेंशन है। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, टेस्टिस होता है। एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस पढ़ेंगे, यानी एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस पढ़ेंगे, मतलब टेस्टिस की शारीरिक की संरचना पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मतलब शुक्राणु जनन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको रिकॉल करने चाहिए, मतलब याद कर लेने चाहिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आएगा क्या क्या। एक तो हम लोग पढ़ेंगे मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल बोले तो बाह्य जननांग, है ना। बाह्य जननांग के अंतर्गत भी ये 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्क्रोटम आता है, जिसे आप वृषण कोष कहते हैं, और अगला भैया पेनिस आता है, जिसे हिंदी में आप सिसन भी बोल देते हैं। ठीक है, जो मेल इंटरनल जेनेटेलिया होता है उसके अंतर्गत केवल टेस्टिस आते हैं, जो कि देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है आपको, हालांकि ये दोनों चीजें हिस्से आपको पीछे पढ़ाए जा चुके हैं, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आपको एसेसरी डक्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, जिन्हें आप सिंपल कहें तो शुक्रवाहिनी बोल देते हो, और ग्लैंड्स पढ़नी पड़ेगी। ग्लैंड्स के अंतर्गत आपने नाम पढ़ रखे होंगे, जैसे एक एक तो ये पढ़ रखा होगा शुक्रवाहिका करके, और अगला आपने पढ़ रखा होगा काउपर, और अगला पढ़ रखा होगा प्रोस्टेट, है ना। ये सारी ग्रंथियां आपको पढ़ाई जाएंगी, है ना, जो सीमेन के निर्माण में भाग लेती हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर होगी आपको। अब बात करते हैं कुछ रिकॉल करने की, मतलब जो चीजें आपने पीछे पढ़ रखी उन्हें थोड़ा सा याद कर लीजिए। रिकॉल मतलब याद करना होता है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 1 और 2 में बताया गया था। तो प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका मेन काम क्या है? प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। और मेल गैमेट्स का हमने पहले ही नाम बता रखा है, स्पर्म, जिसे आप शुक्राणु बोल देते हो। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, मतलब जो सोड क्षेत्र में स्थित होते हैं, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, इसका एक मिनी डायग्राम भी है आपके सामने, और यहाँ पर नाम एक बार रिकॉल कर लीजिए आप, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसे भैया, ये वाला हिस्सा, ये जो नहीं थैली जैसा आपको दिख रहा है, इसे भी यूरिनरी ब्लॉडर बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो ये मूत्राशय करके। यानी कि यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। और साथ में ध्यान से देखो तो ये वाला जो नहीं रेड वाला ऐसे हिस्सा लगा हुआ है, ये वाला ऐसे करके, ये इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। मतलब ये वही नलिका है जिसके थ्रू शुक्राणु बाहर आते हैं ना। और ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे करके सेम के बीज का जैसा होता है, ये इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना। और इस वाली पाइप का भैया जो नाम है वो वासा डिफरेंसा, वासा डिफरेंसा। और ये वाला जो हिस्सा है नहीं, छोटा सा ऐसे मोटा सा होता है, ऐसे मुड़ा हुआ बहुत ज्यादा कुंडली, इसे इपिडिडाइमिस करके बोल देते हैं। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, और इसका जो संरचना होता है वो लगभग कॉमा के जैसा होता है, जैसे नहीं आप हिंदी लिखते समय कॉमा लगाते हो वैसे ही होता है। और ये वाले जो हिस्से आप बादाम जैसे देख रहे हैं, इसको टेस्टिस बोल देते हैं। और ये वाला जो यूरिन का मार्ग है, इसे भैया यूरेथ्रा बोल देते हैं। यूरेथ्रा मतलब यूरिन का मार्ग ही होता है। और ये इरेक्टाइल टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, मतलब पेनिस में उत्तेजन वाले ऊतक पाए जाते हैं। और ये वाला हिस्सा भैया पेनिस कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 हिस्से होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। हमेशा याद रखेंगे, प्राइमरी के अंदर गोनैड्स आता है, और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का भैया नाम टेस्टिस होता है। ठीक है ना, यानी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल में। कौन? टेस्टिस, है ना। सेकेंडरी के अंतर्गत बहुत सारे अंग आएंगे, जैसे कि उनमें एक पेनिस है, स्क्रोटम है, बट वो मेन हिस्से में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन को लेकर के। इसमें भैया कौन इन्वॉल्व रहता है? तो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन। मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे आप टेस्टिस बोलते हो, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसके प्रोसेस में? गैमेट प्रोडक्शन, मतलब युग्मक के उत्पादन में। आल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, मतलब युग्मक उत्पादन के अलावा
ये सेक्स हार्मोन्स को भी उत्पादित करता है या कह निकालता है या बनाता है। मेल गोनाड्स आर टेस्टिस, मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसी का नाम यह टेस्टिस है। संरचना इनकी ये आप सभी को पता है, स्तनधारियों में ये संरचना शरीर से बाहर होती है। क्यों बाहर होती है ये बात आपको पीछे याद कराई गई थी, हालांकि एक बार वापस से समझ सकते हैं ये बाहर क्यों होती है। तो टेस्टिस के बारे में समझ लेते हैं, हालांकि ये बात पीछे आपको याद कराई थी हमने। 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इनका जो भी फंक्शन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है, मतलब स्पर्म का उत्पादन करना होता है। सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन एक्चुअल में मेल हार्मोन होता है, इसकी जगह एक नाम और भी यूज किया जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मतलब एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन, मैचुरेशन, स्टोरेज एंड सर्वाइवल रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर, मतलब ये सारी जो मैकेनिज्म है वो रिक्वायर होती है लोअर टेम्परेचर पर। यही कारण है कि जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर रहते हैं, क्योंकि शरीर का जो रेस्ट टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री के आसपास होता है, जबकि इनके प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 37 से 2-3 डिग्री कम होना चाहिए, है ना। तो हेंस टेस्टिस आर प्लेस्ड इन स्क्रॉटम, मतलब इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो वृषण कोश में उतर आते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब उदर गुहा के बाहर। इन मैमल्स सच एज एग लेइंग मैमल्स, मतलब जो अंडों को सेते हैं, प्रोटोथेरियंस हैं, एलिफेंट्स हैं, व्हेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, इनमें भैया जो टेस्टिस होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, मतलब पेट उदर गुहा के भीतर होते हैं, पेट नहीं कहते उसको, उदर गुहा के भीतर होते हैं, लोकेटेड इन मेन बॉडी कैविटी, है ना। बात करते हैं अगर हम लोगों की मैमल्स की, स्तनधारियों की, तो भैया याद रखेंगे जो टेस्टिस होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल नहीं होते, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, मतलब शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लोअर टेम्परेचर रिक्वायर होता है। क्लियर हो गया ये? चलो बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस, मतलब जो वृषण है उसकी शारीरिक संरचना को लेकर के। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम समझ लेते हैं, नाम याद रखते चलना है ना, तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, साथ में नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे जो सबसे ऊपर ऐसे करके लगा होता है, ये एक्चुअल में एपिडिडाइमिस होता है, हिंदी में अधिवृषण बोल देते हैं। ये देखो लिखा हुआ हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, है ना। और इसके नीचे भी नलिकाएं बहुत सारी ऐसे पाई जाती हैं, इनको भी इफरेंट डक्टलेस बोलते हैं, है ना, एफरेंट डक्ट्यूल्स करके बोल देते हैं। और साथ में जो अंदर जाल जैसा बना हुआ इसे रेड टेस्टिस बोल देते हैं, या कह लें जो अंदर की तरफ हिस्सा होता है उसे रेड टेस्टिस बोल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते, और जो बाहर की तरफ होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, हिंदी में वल्कुट करके नाम पढ़ रखा होगा आपने। और अंदर जो ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी सब कुंडली बहुत ज्यादा नलिकाएं पड़ी हुई, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये वही नलिकाएं हैं जिनके थ्रू स्पर्म बाहर निकलता है ना, मतलब इनके ही थ्रू स्पर्म बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसकी परतें हैं, तो इन परतों के भी ये नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करके लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वृषण पर लेयर होती है वो 3 लेयर होती है ना, इसीलिए इसको ट्यूनिकी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्यूनिकी। देखते हैं, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 200 टू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना। यानी ये वाले जो आप हिस्से देख पा रहे हैं, ये वाले, इनकी संख्या भैया लगभग 200 से 250 होती है। इनकी संख्या लगभग 200 से 250, और इनको कहते क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का एक्चुअल मतलब होता है खंड भाग, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इस पर ये चढ़ गया है, जो ट्यूनिकी है, एक्चुअल में ट्यूनिकी मतलब 3 परतें होती है, तो 3 परतों में 3 नाम भी आपको दिखेंगे। एक तो है आउटर लेयर, आउटर लेयर का नाम है भैया, यहां लिख देते हैं, आउटर लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। जो आउटर है उसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। एक बार ये नाम सारे रिकॉल कर लीजिए आप, ठीक है ना। जो सबसे बाहर है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, और जो मिडिल लेयर है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करके है, और जो सबसे अंतः लेयर है उसका नाम वेस्कुलोसा है। तो भैया ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा। जो वृषण की सबसे बाहरी लेयर होती, आपसे पूछा जाए वृषण पर कितनी परतें होती, तो 3, इसीलिए इसको ट्यूनिकी बोल देते हैं। और अगर पूछे सबसे बाहर की तरफ तो वेजिनेलिस, और मिडिल में कौन? एल्ब्यूजिनिया, और सबसे अंदर की तरफ पूछ लिया जाए तो वेस्कुलोसा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी एनाटॉमी, आगे बढ़ते हैं। ये अब इसकी अंतः काट है, मतलब सिंपल कहें तो अनुप्रस्थ काट है ये, है ना। अनुप्रस्थ काट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, आपको समझा देते हैं कि ये जो काट दिखाई जाएगी अनुप्रस्थ, वो इस वाले हिस्से की है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वृषण है, और वृषण की ये एक पाइप है, इस पाइप को थोड़ा सा जूम करके ऐसे दिखाया गया है, इस जूम वाले हिस्से को यहां पर दिखाया गया है। क्लियर हो गया ना ये? तो अभी अभी आपको एक संरचना दिखानी मुझे, ये एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस में।
तो जो संरचना आप समझ पाए, अंदर जो पाइप है उस पाइप का अनुप्रस्थ हिस्सा है, मतलब जैसे मान लो ये एक पाइप है, इसको ऐसे काट करके सामने जो दिखाया जा रहा है वो ये वाला हिस्सा है ना। इसके एक बार नाम देख लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स, मतलब जो शुक्रवाहिनी नलिका है उसकी ये अनुप्रस्थ काट है। मतलब अगर ये एक पाइप है तो इसको ऐसे सामने से काट करके सामने दिखाना ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। अब इसके एक बार नाम देख सकते हैं, तो ये जो स्पेस जैसा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो ना बीच बीच में ऐसे ऐसे खाली पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, मतलब आंतरिक स्थान, है ना। इस आंतरिक स्थान में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें जो ब्लड की सेल्स होती हैं बस, है ना। अब अंदर बात करते हैं, इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा दिखाया गया मेन पाइप का मेन हिस्सा, इसमें भैया जो अंदर ये वाली गोल गोल जैसे पॉइंट दिखाए गए, सेल दिखाए गए, इनको भैया स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में कंफ्यूज मत होइए, आप ऐसे समझ लीजिए, ये प्री स्पर्म है। ये क्या चीज है? प्री स्पर्म। प्री स्पर्म का मतलब होता है यही वो कोशिकाएं हैं जो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा इसके भीतर क्या पाया जाता है, तो सर्टोली सेल पाई जाती हैं। ये वो सेल हैं जो प्री स्पर्म को पोषण प्रदान करती है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म बनाने के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? सर्टोली सेल। इनका एक नाम और बड़ी बड़ा फेमस है, नर्स सेल। अरे उपचार कोशिकाएं, मतलब ये वही कोशिकाएं हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करती है ना, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो स्पर्मेटोजोआ है, यही स्पर्मेटोजोआ है जो बाद में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके ट्यूब्यूल्स को लेकर के, तो वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो एक पाइप है उसकी जो भैया लंबाई है वो याद रखनी है सभी को, 70 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके भीतर दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती, कौन कौन सी? एक तो स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया है क्या? इमेच्योर मेल जर्म सेल, हमने पहले ही बताया था। एक्चुअल में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वही प्री स्पर्म है, तो साफ साफ लिखा इमेच्योर मेल जर्म सेल, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का जो दूसरा नाम होता है वो नर्सिस द जर्म सेल, मतलब नर्सिस वर्ड का मतलब होता है उपचार देना। कौन सी कोशिकाओं को? जर्म सेल को। जर्म सेल मतलब जनन कोशिकाओं को, और जनन कोशिकाएं कोई और नहीं है, याद रखेंगे ये स्पर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट पर जाकर के। अगले पॉइंट पर उसी डायग्राम को थोड़ा जूम करके दिखाया गया, जिसमें जो येलो वाला हिस्सा है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो इसमें जो सेल दिखाई गई ये वाली, इस वाले का ही नाम है सर्टोली सेल। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। और जो हमने बताया था ना जो स्पेस पाया जाता है, स्पेस, उस स्पेस में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? लीडिक सेल। ये नाम थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, लीडिक सेल या लीडिक कोशिका बोल देते हैं इसको। इस लीडिक सेल में ही मेल सेक्स हार्मोन बनते हैं, आपने उनके नाम पीछे भी पढ़ चुके हैं, एंड्रोजन, और अगला भी एक नाम याद रखेंगे सब लोग, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन करके, है ना, ये वही हार्मोन है जो प्यूबर्टी के लिए आवश्यक होते हैं। आगे बात करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस को लेकर के, इसका मतलब होता है रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब ये अपनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये गोल वाला हिस्सा, इसके बाहर का भैया जो स्थान है वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। ये बात किसकी हो रही है? तो भैया ये सर्टोली सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर्टोली सेल की। सर्टोली सेल की, है ना, यानी सर्टोली सेल क्या काम करती है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब जो स्पर्म है उसको संरचना प्रदान करती है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण प्रदान करती है, एंड प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करती है टू डेवलपिंग स्पर्म। दे सीक्रेट, क्या निकालता है इससे? तो आप देख सकते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये तीनों नाम याद रखना सभी को, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्टकट में इसे एबीपी बोल देते हैं। दूसरा एक पॉइंट है इनहिबिन, ये भी एक खास प्रोटीन है। तीसरा पॉइंट है मलेरियन इनहिबिटिंग सबस्टेंस, है ना, मतलब जो सर्टोली सेल है वो तीन सीक्रेट पदार्थ निकालती है, मतलब तीन प्रकार के सीक्रेशन करती है, एक तो एबीपी, अगला इनहिबिन, और तीसरा एमआईएस, मिस बोल देते हैं शॉर्टकट में, हालांकि इसका नाम है मुलेरियन इनहिबिटिंग सबस्टेंस, ठीक है ना।
नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। हिंदी में इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। अभी इसके दो हिस्से बन जाएंगे, कौन कौन से। तो सबसे पहले जान लो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के दौरान सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो ये देखो लिखा हुआ है टेस्टिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो आपको याद होगा हमने पहले की क्लासों में प्यूबर्टी के लिए एक एज भी बताई थी, तो हमने कहा था मेल के लिए, मतलब लड़कों के लिए ये उम्र लगभग याद कर लीजिए आप 13 से 16 साल के आसपास। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है, अलग अलग सब में न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है कि आपका पोषण कैसे हुआ है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यही बात जब हम फीमेल में पढ़ रखे होंगे तो फीमेल में भैया प्यूबर्टी के लिए एज कम होती है, 10 से 12 साल, मतलब उनके जो हार्मोन है वो जल्दी काम करने लग जाते हैं, जबकि मेल में ये काम लेट होता है। ठीक है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का काम मेल में लगभग 13 से 16 साल की उम्र में होता है, जबकि oogenesis का काम फीमेल में लगभग 10 से 12 साल की उम्र में होता है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म का निर्माण ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अगला पॉइंट है बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब ये स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम, है ना, या कल जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है तभी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं, कल शुक्राणु का निर्माण कहते हैं। मतलब पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण वही 13 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यू टिल डेथ, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कब तक होती है, टिल डेथ, मतलब मरने तक। बात समझ में आ गई ना। लास्ट पॉइंट दे रखा है विद एडवांसिंग एज, मतलब एज के चलते या बढ़ती उम्र के चलते स्पर्म पर फर्क क्या आएगा, द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, मतलब संख्या और उसकी गुणवत्ता रेड्यूस बोले तो कम हो जाती है। मतलब बढ़ती उम्र के साथ जो स्पर्म है उसके नंबर और उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अच्छा, यही कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ जो जनन करने की पावर है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। रीजन ये है क्योंकि स्पर्म के नंबर और उनकी क्वालिटी घट जाती है। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से। एक तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। तो इनको ध्यान से देख लीजिए अंतर क्या है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, मतलब जो पीछे स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं उनके द्वारा स्पर्मेटिड्स का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसका मतलब समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। और ये सेल, ये स्पर्म नहीं कह सकते, इसको प्री स्पर्म बोलेंगे या इमेच्योर स्पर्म बोलेंगे। और इमेच्योर स्पर्म के लिए एक नाम है अपने पास, ये याद रखेंगे, स्पर्मेटिड्स। अगर तुमसे पूछे स्पर्म और स्पर्मेटिड्स में क्या चेंज है, तो आपको याद होगा जो स्पर्म होता है उसकी संरचना आपने ऐसे करके पढ़ रखी होगी, ऐसे करके, नहीं सर्पिलाकार। और जबकि स्पर्मेटिड्स की संरचना बात करें तो ये भैया ऐसे होता है। मतलब भैया जो स्पर्म होता है वो चल होता है, मतलब मोटाइल होता है, चल सकता है। और जो स्पर्मेटिड्स होता है वो भैया नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये चल नहीं सकता। बस यही अंतर है। मतलब ये भैया मेच्योर है और ये इमेच्योर है। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब आगे समझो आप, अगर नॉन मोटाइल से मोटाइल कंडीशन में चला जाए तो भैया इसका नाम ये हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या कहलाएगा तब, स्पर्मियोजेनेसिस। बात समझ में आ गई नहीं। तो इसका मतलब बोलो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, मतलब स्पर्मेटिड जब स्पर्म में बदल जाएगा तब इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण जो कि कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। नेक्स्ट स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का निर्माण क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। इन ह्यूमंस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स 65 टू 75 डेज, मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेज है प्रोसेस को पूरा होने में, वो हमें ये 65 से 75। ये डेटा ऐसे ही इंडिविजुअली याद रख लीजिए आप नोट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो एक बार समझ से पहले डायग्राम समझ लेते हैं।
ये है ना। तो सबसे पहले ऊपर आपको एक सेल दिखाई गई, उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, यानी जो येलो कलर की आपको सेल दिखाई गई है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ये वाली सेल बार बार माइटोसिस करेगी। बार बार क्या करेगी? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री का मतलब होता है कि एक कोशिका अपने जैसी दो सेल बनाएगी। एक कोशिका अपने जैसी दो सेल बनाएगी और गुणसूत्रों के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ये मतलब होता है माइटोसिस का। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1 से 2 बन गए और 2 से 4 बन गए। अगर यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 2n जो कि रेगुलर होती है, तो भैया इन सभी येलो कलर वाली सेल में जो गुणसूत्रों के नंबर होंगे वो 2n होंगे। अब ध्यान से देखो तो आगे चारों को एक साथ पढ़ लो, चाहे एक एक करके पढ़ लो, बात तो वही है। यानी जो काम एक में हो रहा है वही काम सब में हो रहा है। तो इस वाले सेल में जो येलो कलर की है, इसका भी यह नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। हालांकि जो बार बार डिवाइड होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देती है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। अब बारी है इसमें माइटोटिक विभाजन करने की। सिंपल कहें तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब आपको बता देते हैं। तो अर्धसूत्री का मतलब ये होता है, एक कोशिका जो होगी वो डिवीजन करती है अगर अर्धसूत्री, तो फाइनली इसमें मतलब अंततः 4 सेल बनेंगी। और अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो भैया इसमें गुणसूत्र नंबर आधे हो जाएंगे। इसमें गुणसूत्र नंबर आधे हो जाएंगे, ये बात याद रखनी है। अर्धसूत्री में जो कोशिका होती है वो फाइनली 4 कोशिकाएं बनाती है, और हर सेल में गुणसूत्रों के नंबर मूल कोशिका के आधे होते हैं। वहीं पर अगर कोशिका समसूत्री विभाजन करती है, जिसे आप इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं, तो भैया एक सेल 2 सेल बनाएगी और गुणसूत्रों और उनकी जेनेटिक संरचना में कोई चेंज नहीं होगा। ये याद रखना, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने पहले ही बताया, जो ये वाला हिस्सा वो फाइनली 4 कोशिकाएं बनाता है, मतलब 2 स्टेप में होता है। एक तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, एक से पहले कोशिकाएं 2 बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 1 से 2, है ना। तो ध्यान से देख पा रहे होंगे, 1 से 2 बन जाएंगी। और अगली बार जो 2 बनेंगी पुनः होगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और ये 2 से कितनी बन जाएंगी? 4। 1 2 3 4। अगर यहां पर बात करें इनमें गुणसूत्रों के नंबर, तो भैया ये n है। गुणसूत्रों के नंबर n है। बात क्लियर समझ में आई सभी को? और अगर यहां बात करें गुणसूत्रों की संख्या, तो भैया यहाँ 2n है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2n है। अब इस प्रोसीजर को थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल, मतलब चाहे स्पर्मेटोगोनिया बोलो या इसको जनन कोशिका बोल लो, बात एक ही, ठीक है। मल्टीपल बाई माइटोटिक डिवीजन, हिंदी में बोले तो समसूत्री विभाजन, टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड, मतलब ये द्विगुणित होता है। द्विगुणित को ही, डिप्लॉइड को ही 2n लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2n, ठीक है। डिप्लॉइड वर्ड का मतलब 2n, हैप्लॉइड का मतलब n, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, मतलब इस 2n वर्ड का ही मतलब क्या होता है? 46। तो भैया n का मतलब हो जाएगा 23। n का मतलब 23। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन undergoes the first mitotic division to form two haploid cell called secondary spermatocytes, मतलब जो प्राइमरी से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा वो तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएंगे। और इनमें भी है जो गुणसूत्र के नंबर होंगे वो 23 होंगे, मतलब आधे होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल, मतलब ये 4 एक जैसी कोशिकाएं बनेंगी, और ये हेप्लॉइड होंगी। हेप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, जो कि हमने फाइनल में सब में एन लगा दिया है। एन का मतलब ही अगुणित होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी को स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार वापस से पीछे बता देते हैं आपको। तो ये वाले जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, एक्चुअल में इन्हीं का नाम स्पर्मेटिड्स है। इन्हीं का नाम स्पर्मेटिड्स है, मतलब ये जो संरचनाएं बनकर के रेडी हुई हैं उनका नाम ये है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया ये सेल है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला पार्ट है ना। ये 2 हिस्सों में डिवाइड था। अब बात करेंगे इसके दूसरे हिस्से की। दूसरा हिस्सा ये है स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। इसमें एक्चुअल में इसका रूपांतरण होता है। जो स्पर्मेटिड्स बना है वो एक्चुअल में नॉन मोटाइल होता है। वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल, मतलब ये वाला जो स्पर्मेटिड्स बना है वो नॉन मोटाइल है, या कह लें वो इमेच्योर है। इस नॉन मोटाइल से ये वाला स्पर्म बन के रेडी होगा, और ये मोटाइल है, मतलब ये चल सकता है, ठीक है ना। तो ये इमेच्योर है और ये मेच्योर है, बस इतना चेंज है, ठीक है। तो इसके कंटिन्यूसली लेवल को दिखाया गया है। तो पहले स्टेप में क्या है, ये अपीयरेंस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल एंड फ्लैजिलम इन
स्पर्मेटिड, मतलब स्पर्मेटिड में शुरुआत में क्या क्या दिखाई देता है, वेसिकल एंड फ्लैजिलम, है ना, और ये वाला हिस्सा एक्रोसोम कहलाता है जो इसका हेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एक्रोसोम एंड फ्लैजिलम, मतलब इसका जो फ्लैजिलम मतलब जो इस धागा है जिसको पूंछ कहते हो, और ये वाला हेड जिसको तुम एक्रोसोम कहते हो, तो एक्रोसोम और फ्लैजिला में वृद्धि होगी। अगले स्टेप में क्या होगा, शेडिंग ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म, मतलब जो अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है वो निकल जाएगा या कहले बह जाएगा, देखो यहां से निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। और अगले स्टेप में ध्यान से देखो आप, तो मेच्योर स्पर्म बन गया है, जिसमें ये वाला हेड वाला जो हिस्सा है भैया यही एक्रोसोम कहलाता है, जो कि इसमें साफ साफ ये एक्सो नेम करके जो लिखा है वो गलत लिखा है, ये एक्रोसोम लिखा है, ठीक है। और जो बीच वाला हिस्सा है वो इसे मिडिल पार्ट बोल देते हैं, और इसी में भैया सब माइटोकांड्रिया लगे होते हैं, और ये जो पूंछ जैसा हिस्सा है इसको भैया टेल बोल देते हैं। तो स्पर्म की ये संरचना है, पेपर में जब पूछी जाए तो आप यही वाला सर्पिलाकार बनाएंगे, और इसके 3 हिस्से दिखाएंगे आपको, हेड और ये मिडिल पार्ट और ये टेल, ठीक है ना। हेड वाले जो आगे हिस्सा होता है इसी को एक्रोसोम बोल देते हैं, और इसी में एक विशेष एंजाइम पाया जाता है, चलो एक बार लिख देते हैं, हाइलुरोनिडेज। और ये नाम सभी याद रखेंगे, जब निषेचन आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। ये वाला एंजाइम सभी लोग याद रखेंगे। एक्चुअल में जब निषेचन का टाइम आएगा तो शुक्राणु के हेड में एक एंजाइम पाया जाता है हाइलुरोनिडेज, ये वही एंजाइम है जो अंडे की दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश करेगा, इसका टेल हिस्सा बाहर ही रह जाएगा, बस मिड पार्ट अंदर जाएगा। तो ये वाला एंजाइम सभी को याद रखना है, ये एक्रोसोम में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये मिड पार्ट है जिसमें सब माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, जो इसको चलने के लिए, गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी जो स्पर्मेटिड्स हैं उनके द्वारा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का सिंपल मतलब स्पर्म से होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड्स के द्वारा स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, मतलब जो स्पर्म का हेड है वो भैया पूरी तरह से प्रवेश कर जाता है, मतलब अंदर हो जाता है, इसमें सर्टोली सेल टू फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्पर्म, मतलब वहां से वो पूरी तरह से कंप्लीट स्पर्म बन के तैयार होता है, कौन सी कोशिकाओं की मदद से, सर्टोली कोशिकाओं की मदद से, क्योंकि यही वो कोशिकाएं हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रदान करेंगी, प्रोटेक्शन प्रदान करेंगी, ये सारी चीजें। दीज स्पर्म आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस टेब्यूल्स, स्पर्मिएशन बोल देते, सॉरी। दीज स्पर्म्स आर फाइनली, मतलब जो मेच्योर स्पर्म हो गए वो रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द सेमनीफेरस टेब्यूल्स, मतलब शुक्रवाहिनी के द्वारा, बाय द प्रोसेस, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन, मतलब शुक्राणु का बाहर निकलना, किसके थ्रू, सेमनीफेरस टेब्यूल के थ्रू। हालांकि शरीर से बाहर निकलना तो ये कहलाता है इजैकुलेशन, है ना, यानी मानव शरीर से बाहर स्पर्म या सीमेन का बाहर निकलना वो क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। वहीं पर सेमनीफेरस टेब्यूल्स के द्वारा स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। ये बातें याद रखनी है हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे ख्याल से आज की क्लास में बस भैया इतना ही था, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये तो समरी क्लास है जिसमें जो चीज पढ़ाई गई वही चीज आपको पीछे दिखाई जा रही है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लास पसंद आई होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।